तो एक बार फिर से स्वागत है इस नए चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उससे माफ़ी माँग रहा होता है अपने पैट्रियार्क से कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को बताऊँगा भी नहीं। प्लीज़ ब्रदर मेरे को माफ़ कर दो। ये ब्रदर वर्ड सुन के वो थोड़ा-सा शांत हो जाता है, लेकिन दूसरा आदमी उसको भड़का रहा होता है, नहीं, नहीं, नहीं इसको मार दे साले, मार, मार इसको नहीं तो फ्यूचर के लिए तेरे लिए खतरा होगा। ये बोल रहा होता है नहीं मुझे बचा ले, ये बोल रहा होता है नहीं हेजिटेट मत करो उसको मार दो। ये बोलता है ब्रदर करके, फिर ऊपर देखता है, हम देखते हैं पैट्रियार्क का जो स्वॉर्ड उठाता है, ये बोलता है भाई। ये वर्ड सुन के वो भी थोड़ा-सा शॉक हो जाता है और पुरानी बातें याद करने लगता है कि उसका भाई बोला करता था कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और तभी उसका एक हाथ काट देता है, जिससे कि हम देखते हैं उसका हाथ कट के नीचे गिर जाता है। ये थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और बोलता है अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं मार देता हूँ। फिर ये उल्टा उसी को ही पकड़ देता है, उसका मुँह को पकड़ के ज़मीन में कर देता है। अब से अगर मैं तुझे कुत्ते की तरह भौंकने का हुक्म दूँ तो तू बिना सोचे समझने भौंकेगा। तू जिंदा रहेगा लेकिन एक असली गंदी बेकार जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल कूड़े की तरह। फिर हमारा नेक्स्ट डे का सीन होता है। 4 और 6 क्रिमिनल प्रीस्टहुड कैंडिडेट का कत्ल करने के बाद यून जिंग का हाथ काट देने के बाद यून जिंग को गिरफ्तार कर लिया गया। डिवाइन ब्लड रिवर्सल आर्ट के बारे में कहा जाता है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होता, और जब यूजिंग पकड़ गया तो वो भी उसकी सोच बिल्कुल साफ थी, वो अभी भी अपनी रेशलिटी में था। तभी हम देखते हैं उसके सामने कुछ आ रहा होता है बेटा। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका आफ्टर इफेक्ट, और बोल रही होती है यूजिंग मेरे बेटे तुमने उसे क्यों नहीं मारा, आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं किए। ये बोल रहा था नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो। सिर्फ 5 बार अपनी एनर्जी एडजस्टमेंट करने के बाद अपने दिमाग को शांत करके ही वो अफेक्टर इफेक्ट को दबा पाया। आखिरकार 10वें दिन यूजोंग को रिहा कर दिया गया। चारों सेक्ट के लोग पैट्रियार्क के पास गए और मांग की कि यूजिंग की जिम्मेदारी हटा दिया जाए उनकी मिनर पिस्ट कैंडिडेट की मौत के लिए, लेकिन सब कुछ स्वॉर्ड सेक्ट के चीफ के विरोध के आगे एक ही झटके में रद्द कर दिया गया। मैं तेरी मदद की बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने वादा किया था। अब बदले में तू चुप रहेगा इस बात पर कि तू स्वॉर्ड सेक्ट के जरिए डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट पढ़ रहा है। जी हुजूर मेरे पास मत आना, तुमने खुद कहा था ना कि डिवाइन ब्लड रिवर्सल आर्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्या तुम्हें पता है इन भयानक हिलुएशन की वजह से मैंने कितना चाहा है। तुम माँ के साथ वही ब्लड लाइन शेयर करते हो और तुमने मेरी जान भी बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मेरे पास तुम कभी मत आना। इतना बोलते जा रहा होता है और ये हंस रहा होता है अपनी अंदर। ये बिल्कुल शराब जीना और हाथ डालने जैसा है, एक बार शुरू कर दिया तो फिर रुकना नामुमकिन है। 1 साल के बाद अब से तू पैट्रियार्क का पद उत्तराधिकारी बनेगा। क्या मैं क्यों, यू चैन क्यों नहीं, वो बच्चा कमजोर है, आने वाले वक्त के खतरों के वो झेल नहीं पाएगा। पैट्रियार्क के पद सिर्फ ताकत का पैट्रियार्क तक नहीं होता, तुम्हें जिम्मेदारी को बोझ समझना होगा और अपने हर फैसले के बारे में समझना और महसूस करना होगा। 1 लाख से ज्यादा कल्टीवेशन की किस्मत तुम्हारे कंधों पर टिकी होगी। तुम्हें अपने अंदर की आग, अपना गुस्सा दबाना होगा और सिर्फ हमारे कल्ट के भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैं अपने पैट्रियार्क के सामने डिमोनिक लॉर्ड की विद्या करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी डिमोनिक कल्ट वॉरियर का समर्पित कर दूंगा। इसी तरह यू जेंगचियन आधिकारिक रूप से पैट्रियार्क के पद पर आरूढ़ हुआ। यू जेंग ने पिछले पैट्रियार्क इन जेन से किया गया वादा याद रखा कि वो अपना गुस्सा को दबाएगा, लेकिन कुछ आग होती है जो सिर्फ दबाई जा नहीं सकती और बुझाई भी नहीं जा सकती, लेकिन उसके दिल में पल रहे गले सूखने इतनी आसानी से कभी मिटने वाली नहीं थी। इसी वजह से वो अपनी पत्नियों को भी प्यार दिखा नहीं पाया। मुझे और ताकतवर बनना होगा। मैं हमेशा से हेड रॉयल बॉडीगार्ड की हिफाजत पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि उसने ये पद अचानक संभाला था। इसीलिए योंग की मार्शल आर्ट की कला अभी भी कल्ट के लीडर्स के कमजोर थी। जब भी पैट्रियार्क के फर्ज पूरे हो जाते तो वो अपने हर बचा हुआ पल मार्शल आर्ट्स को निकालने में लगा देता था, लेकिन इतनी अंधेरी जिंदगी के बीच जो शख्स था जो उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। हम देखते हैं युवान की माँ को जो बोल रही होती है आप वेरी क्यूट दिख रही हैं। वाह इंग्लिश। हर बार कपड़े बदलना थोड़ा अजीब सा लगता था, इसीलिए मैं सिर्फ अपना आउटर कोट उतार कर ट्रेनिंग कर ली। मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी देखभाल करने के लिए। नॉनसेंस, ये तुम क्या कह रही हो। वो बस एक मामूली सी सेवक थी जो सिर्फ छोटी छोटी बातें कर लेती थी क्योंकि उसे वो थोड़ा क्यूट लगता था। यू हुआ हमेशा यू जेंग को देखकर मुस्कुराती रहती थी और धीरे धीरे यू जेंग कब उस पर पूरी तरह फिदा हो गया उसे खुद भी नहीं पता चला। उसके हर लफ्ज से उसका दिल धड़क उठता था और उसकी हर छोटी सी हरकतों यू जेंग के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती थी। वो यू जेंग के लिए बिल्कुल धूप की एक किरण जैसी थी, अंधेरी जिंदगी में एक गर्म सी रोशनी। कुछ महीने बाद, क्या तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो, तुम बोल रही हो। ये बोलती थी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है ये हमारा कल के कानून के खिलाफ है। मैं वादा करता हूँ कि शहर छोड़कर कहीं दूर एक शांत जिंदगी जी लूंगी। जीना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करूंगा। यूजिंग ने ग्रैंड हॉल में एक सुबह बुलाई जहां उसने सबको सामने ये घोषणा की कि यूं हुआ उसका बच्चे की मां बनने वाली है और वो उसे विवाह करेगा। लेकिन जो हंगामा और विरोध सेक्ट के चीफ के खड़ा हुआ किया, ऐसा कल्ट ने पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार सिर्फ तक जाकर मामला शांत हुआ जब पिछले पैट्रियार्क यूजेन चेन अपनी तपस्या आइसोलेशन से बाहर आए और पूरी बात को सुलझाएं।
अंत में एक समझौता तय हुआ। यू हुआ पैट्रियाज क्वार्टर में नहीं रहेगी, बल्कि बाहर उसके लिए एक अलग घर तैयार किया जाएगा। वो घर ना बड़ा था ना चमकदार वाला था, लेकिन यू जंग हर रोज वहां खुशी खुशी जाता था। उसने दिल से ये उम्मीद की थी कि ये सुख हमेशा बना रहेगा। लेकिन जैसे यू हुआ और यू चैन पर लोगों ध्यान बढ़ता गया, वैसे ही बाकी 6 सेट की औरतें जलन से भरने लगी। और फिर ये जलन जुल्म में बदल गई। उन्होंने यू हुआ के शरीर के रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन यी चेन ने जो 12 आइसोलेशन से बाहर आए और अचानक गायब हो गए। कल्ट ने उन्होंने ढूंढने के लिए फौजी भेजे और साथ ही ये बात बाहर फैलाने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार इवल फैक्शन के ग्रेट किंग यू हंग इस बात का खबर पहुंच गया और फिर एक बारी सेना के साथ यूजेन कल्ट पर लड़ाई करने आ गया। ये योद्धा लगभग 6 महीने तक चलता रहा और उस युद्ध के साथ ही यूजेन की जिंदगी की सबसे अंधेरी और दौड़ शुरू हो चुकी थी। ग्रेट किंग योहंग और उसके जंगली फाइटिंग स्पिरिट को कोई भी रोक नहीं पाया। इस युद्ध में 2 एल्डर्स और यूजंग सौतेला भाई भी यूजिंग सब शहीद हो गए। इस सब के नतीजे ये हुआ कि यू जोंग को खुद आगे आना पड़ा पेट्रियार्च के रूप में। लेकिन जिस पल वो जंग के लिए निकलने वाला था, उसी पल यूं हुआ अचानक बीमार पड़ गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। उस पल यू जिंग के लिए पेट्रियार्च बनना सबसे आसान था, लेकिन इंसान बनना सबसे मुश्किल। क्या तुम ठीक हो हमारे पैट्रियट? मुझे माफ कर दो। मैंने वादा किया था तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारी हिफाजत करने का। मेरी चिंता की जरूरत नहीं है, तुम आगे जाओ। हेड फिजिकल मेरी पूरी देखभाल कर रहे हैं। जल्द ही इस बीमारी का पर कर लूंगी। हमारे पैट्रियट जंग के सामने आ चुके हैं। मैं जल्दी वापस आऊंगा। उस पल यू जेंग का जरा भी अंदाजा नहीं था। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि ये वो आखिरी पल था जब अपनी प्यारी यूं हुआ को जिंदा देख रहा है। हमारा सीन जंग के होता है, जहाँ पेट्रियाज लड़ रहा होता है सामने वाले से। सामने वाला हंस रहा होता है, एक पाम अटैक देता है, पेट्रियाज को पीछे चपक जाता है और खून की उल्टी कर देता है। ये बोलता है, पेट्रियाज मुझे तो तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद था। तुम तो कुछ नहीं है यूजिन चेन के सामने। थैंक्स तुम यहाँ पे आने के लिए। अब पूरा का पूरा मूरी मेरे अंडर में आ जाएगा। डिमोन ग्रेट सब सब चीज मेरे अंदर आ जाएगा, मिस्टर ग्रेट किंग के अंदर। ये बोलता है, मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता। फिर अपना पुरानी यादों को देखता है और बोलता है, मुझे इसे यूज करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज कर रहा होता है। ये देखता है कि इसको क्या हो रहा है और तभी तेजी से आता है और इसको एक हाथ से मारने का कोशिश करता है। और तभी हमारा सीन बताता है, यू जंग अचानक से पागलपन में फट पड़ा। एक जंगली दरिंदे की तरह सीधा यू हैंग पर टूट पड़ा। उसकी उसी बेवकूफ़ी फाइटिंग स्पिरिट के आगे यू हैंग के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यू हैंग की हार के साथ ही यू जंग ने पिछले पेट्रियाज के किताब भी अपना लिया। पूरे चाइना के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट में उसका नाम लिख दिया गया। लेकिन जब यू जंग जंग से जीत कर घर लौट आया, तो जो उसका इंतजार कर रहा था वो जीत से भी ज्यादा भयानक था। उसकी प्यारी पत्नी यू हुआ मर चुकी थी। हेड फिजिकल जंग बैक ने बताया कि मौत की वजह माइक्रोटेक्सिन थी। यू जोंग ने पूरे कल्ट का उल्टा पुल्टा कर दिया, हर कोने में छान मारा, हर शख्स पर शख्स किया, लेकिन कातिल कभी नहीं मिला। और जैसे ये दर्द काफी नहीं था, डिवाइन ब्लड रिवर्सल आर्ट का आफ्टर इफेक्ट ने उसे और भी घेरने मायूसी का घेरने डाल दिया। युवान तक अंतिम संस्कार के भी ह्यूजेंग ने खुद के आइसोलेशन ट्रेनिंग में बंद कर लिया। वो अपनी हेलुसिनेशन से लड़ता रहा, उसके दिमाग को चीर देने वाली एक्सट्रीम माइग्रेशन से जूझता रहा, जबकि बाहर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच चिता की आग में भर चुका था। उस दिन के बाद यूजेंग ने सिर्फ एक ही चीज सीखी। रियाज रोता होता बोल रहा होता कि मैंने बहुत लेट कर दी। यूजेंग अपने गुस्सा और दर्द को बार बार जीतता रहा, फिर भी और फिर से, जब तक ट्रेनिंग रूम की दीवारों उसके खून से रंग नहीं गई। लेकिन इस हालत के बावजूद वो अपनी अकल को पकड़ कर रहा। वो टूटने के बावजूद भी खुद को संभालता रहा, सिर्फ एक ही वजह से। वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। वो दुनिया से नहीं, दुश्मनों से नहीं, खुद से भी नहीं। वो डर गया था और शायद ये डर ही जो उसे पूरी तरह से पागल होने से रोका हुआ था। सर्दी आ चुकी थी और आखिरकार वो अपनी आइसोलेशन से बाहर निकला। जब योजित बाहर आया, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका एहसास चेहरा अब वही था, लेकिन जो चीज बदल चुकी थी, उसके आसपास फैली हुई ठंडी ऑरा। जो भी उसके करीब आता सिर्फ सर्दी महसूस करता और दुनिया के लिए वो अब सिर्फ शकुन और निराशा हो चुका था। कौन था? उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही नाम बचा था, युआ चैन। इसमें कोई शक नहीं है, कसूरवार चाहे 6 सेक में से किसी का एक के ही अंदर है। अगर यूजंग बाकी 6 सेक के पत्नियों को और ज्यादा नजरअंदाज करता रहा, तो ये खतरे में पड़ सकता है, बहुत गहरे खतरे में। तुम कह रहे हो उन्होंने मेरे बच्चे को मार्शल आर्ट सीखने से रोक दिया है? जी, हमारे पैट्रियार्च लेडी हवा खुद बाकी 6 सेट की औरतों के सामने गई थी और वहां ये कसम खाई थी कि वो अपने बच्चों को कभी भी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखने देगी। इसका मतलब बच्चा पहले से ही खतरे में। बिल्कुल सही। हेड फिजिकन के मुताबिक यंग लॉर्ड यू चैन पहले ही मैग्रोटेक से जहरीला किया जा चुका है। यू हवा, तुम इतनी दूर तक चली गई सिर्फ हमारे बच्चे की हिफाजत के लिए। जब मैं जंग में मैदान में था, अब मैं क्या करूं? अगर ये सिर्फ मेरी मर्जी पर ना होती तो इसी पल सबको चार
फाड़ देता, एक भी जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन उस दिन यू जेंग ने खुद से एक वादा किया। उसने कसम खाई कि वो पूरी डिमोनिक कल्ट को जद से बदल देगी, ताकि वो 6 से कभी भी कल्ट की बुनियाद यह ताकत स्थापित ना बन सके। ये सिर्फ बदलाव नहीं था, खून से नहीं, निज़ाम से। ये मेरी ही गलती है मेरे बच्चे। यू जिंग का मन था युआन को तुरंत अपने पास रख ले, उसके बचाने के लिए, उसकी खुद देखभाल करे। लेकिन वो जानता है अगर उसने ऐसा किया तो यू हवा की कत्ल तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा। भले ही उसका दिल अंदर से हजारों टुकड़ों में टूट चुका हो, फिर भी उसने समझा अगर सच में सामान लेना है तो युआन को चारा बनाना पड़ेगा, नफरत से नहीं, हिफाजत के लिए, ताकि युआन को वही अंजाम ना झेलना पड़े जो यू हुआ ने झेला। और फिर 10 साल बीत गए। उस दिन, जिस दिन सब कुछ दोबारा शुरू होने वाला था, तभी हमारा पैट्रिया आता है जब हम शुरू में देख रहे होते हैं। यूं जेंग ने पूरी कोशिश की कि वो बच्चे की तरफ देखे भी ना। वो जानता था अगर एक बार भी देख लिया तो उसका दिल कमजोर पड़ जाएगा। इस एकेडमी में तुम अपनी कला को तराशोगे और हमारे कल्ट के पीछे चलने वाली असली ताकत बनोगी। उसकी आवाज सख्त थी, ठंडी थी, बिल्कुल एक पेट्रियार्च की तरह। लेकिन इस मौके पर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नजर एनालाइज ही उस बच्चे पर चली गई और उस पल 10 साल की दूरी, हजारों रातों का गुस्सा, एक पिता का दबा हुआ प्यार, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। यो जंग महसूस कर सकता था आंखों की किनारों पर आंसू जमने लगी थी। जैसे ही उसके देखा बच्चों को बिल्कुल यूं हवा जैसे लगता है। उसका जज्बात इतनी तेजी से उबलने लगा कि उसके पास एक ही रास्ता था, तुरंत अपनी नजर फेर लेना। क्योंकि अगर वो एक पल और देख लेता तो पेट्रियाज नहीं सिर्फ एक टूटा हुआ पति और बेबस पिता रहता। तो मतलब है सर सियोपेंग ने उस बच्चे को डिसेबल ले ली है। जी बिल्कुल, सर ली को इस बात का खबर दे दो और ये भी यकीन बना लो कि वो बच्चा में दखल ना दे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरा बेटा पहला या दूसरा एग्जामिनेशन में ही फेल हो जाए। ओके पेट्रियाज, मैं अभी बॉडीगार्ड्स को बता देता हूँ। 2 महीने बाद तीसरे एग्जामिनेशन में से बिल्कुल पीछे स्वॉट सेक्ट आखिर चेहरे में फंस गया। उन्होंने डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट पर असली रिसर्च बंद करने का वादा तोड़ दिया और सबूत वो था मिलियन स्वॉट सेक्ट का कैदियों में जो टू शैडो सेक्ट की एक ताकत थी। यू जेंग ने सर सियोपेंग को सीधा हुक्म दिया, मिलियन शॉट सेट के हर एक मेंबर को गिरफ्तार करो और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये इजाजत भी दे दो जो भी विरोध करे उसे मार दिया जाए। फिर 3 साल बाद एक अनजान फैक्शन ने जंगजंग पर कब्जा कर लिया और इसी वजह से कल्ट के लिए भारी मुसीबतें खड़ी हो गई। इसका नतीजा कि यू जेंग ने एक फैसला लिया जो पहले कभी सोचा भी नहीं था। उसने राइटियस फैक्शन के साथ गठबंधन बनाने का फैसला किया, इस अनजान दुश्मन को जड़ से मिटाने के लिए। मुझे ये मसला अकेडमी से निकलने से पहले ही सुलझाना होगा, मेरे बच्चे के जाने से पहले। यू जेंग बेचैन था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही डर घूम रहा था, कहीं ये सब फिर से उसी तरह बड़ी जंग में न बदल जाए। 15 साल पहले हुआ था जो, वो फिर से वही सब दोहराने जाने के ख्याल से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस बार वो अपने आपों को दोबारा खो नहीं सकता था। सिक्स सेट के बजरका वॉरियर के मार्शल आर्ट इतने ताकतवर और खतरनाक थे जितना खौफनाक दुश्मन और कल्ट ने कभी नहीं देखा था। जब एल्डर्स की फौज भी नामुमकिन हो गई तो यू जेंग खुद मोर्चा संभालने लिया और सर माँ के साथ सीधी जंग में उतर गया। तभी वो सामने आया और उस एक लम्हे में यूजेन समझ गया वो उसे हरा नहीं पाएगा। उसका दिल अचानक से उसे जमीन में ले गया जब वो एक कमजोर जवान लड़का था जो मिस्टिकल मास्टर के स्टार तक पहुंचने के लिए तरसता रहता था। सिर्फ 10 से ज्यादा फाइटिंग फॉर्म के अंदर ही यूजेंग बैटल में अपना बैलेंस खो चुका था। तो तुम नहीं हो। यूजेंग को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। फिर भी थोड़ी ही देर बाद उस शख्स ने एक अंतिम हमला किया यूजेन को यही खत्म करने के लिए। लेकिन उस एक पल में यूजेन दिमाग में यूं हवा और यूं की तीसरे उभर आई और उसी पल पेट्रियाज ने सिर्फ एक पीता खड़ा था। नहीं, अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरा बच्चा फिर से अकेला रह जाएगा। नहीं मेरे बच्चे नहीं, मैं उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। हमारे पेट्रियाज, आपने खुद मुझे बताया था उस आर्ट का इस्तेमाल करने के बाद आप एक महीने तक आइसोलेशन देख रहे थे। मुझे जोर देकर कहना पड़ेगा आप उस कला का दोबारा कभी इस्तेमाल ना करें। अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मैं ये गारंटेड नहीं दे सकता कि इस बार उसका आफ्टर इफेक्ट इतनी आसानी से दबाया जा सकेगा। और उस पल यूजिंग के सामने सिर्फ एक ही सवाल बचा था, जिंदा रहने के लिए वो कितनी दूर तक जाने को तैयार था। पेट्रियाज बोलता है कि मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी उसको पीछे ढकेलता है और हम देखते हैं ब्लड रिवर्सल आर्ट को यूज करता है और बोलता है मैं यहाँ मरने से मना करता हूँ। और फिर पेट्रियाज ने यूज किया डिवाइन ब्लड रिवर्सल आर्ट को और इस समय वो अपनी मेमोरीज में से काफी सारे हिस्से को भूल चुका था। हम देखते हैं शर्मा पेट्रियाज को आवाज दे रहा होता है, ये बोल रहा होता है, फिर बोलता है शर्मा। फिर पेट्रियाज बोलता है कि आप ठीक हैं पेट्रियाज, आखिर क्या हुआ था, ये नया एनिमी कौन था। फिर पेट्रियाज अपना सर पकड़ता है और बोलता है ये खीर हो क्या रहा है, मेरे को आखिर कुछ याद क्यों नहीं है। फिर उसे पीछे से याद आता है, फिर कोई बोलता है
बोलता है तुम मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो फिर से? ये बोलता है योजिन क्या हुआ? तुम आखिर इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट क्यों हो? इस कल्ट को सही रास्ते पर लेने वाला सिर्फ़ एक ही शख्स था, आप भाई। मेरा मतलब हमारे पेट्रियार्च। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर गुज़ारिश करता हूँ, खुद को इस तरह मत जलाएँ। अगर आप ही टूट गए तो इस कल्ट को सँभालने के लिए कोई नहीं बचेगा। उस एक पल ने पेट्रियार्च का बोझ फिर से भाई के रिश्तों तक टकरा गया और हम देखते हैं उसके सारे के सारे फ्लैशबैक्स और फिर उसका मेमोरी धुंधला होने लगता है अपनी वाइफ़ से जो उसकी बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर बोलता है हाँ, ये सही बोल रहा है। मुझे बस एक ही चीज़ करना है कि इस कल्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, सही बोल रहा है। ये कुछ नहीं है, तुम मेरे सामने एक मोहरे के अलावा कुछ नहीं हो। मैं इस कल्ट को बैलेंस करूँगा। बाकी लोग बोल रहे होते हैं इसका आँख में सिर्फ़ खून ही खून है। आखिर ये क्या है? क्या ये साइड इफ़ेक्ट है ब्लड रिवर्सल आर्ट का? ये हँस रहा होता है और बोलता है, अच्छा हुआ मैंने उसे दूर से ही पुशअप कर दिया, भड़का दिया। मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह से खुद को खो दो, मिनर पिस्ट को मिटा दो और साथ ही 6 सेट के सारे चिप को भी साफ कर दो। अपना फ़र्ज़ पूरा करो। नहीं, इतना काफ़ी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम और आगे बढ़ो, इतना आगे ये पूरी जगह एक खूनी कत्लवाद बन जाए। तभी हम देखते हैं पूरा ज़मीन पे से ऑरा निकल रहा होता है, पेट्रियार्च पागल हो जाता है, अपने एनर्जी से इधर-उधर कर रहा होता है, बाकी लोग भाग रहे होते हैं। पेट्रियार्च को देखते हैं जो कि और पागल हो रहा होता है और अपना पावर अप करता है जिससे कि पूरी की पूरी उसके पावर अप से ही इमारतें गिरने लगती है लोगों के ऊपर। युवान बोलता है नैनो मुझे बताओ कि रॉक्स कहाँ गिर रहे हैं? फिर युवान तुरंत से जाता है और बाकी रॉक्स को हटा रहा होता है, तोड़ रहा होता है, बाकी लोगों को बचा रहा होता है। युवान एक लोगों को बचाता है और बाकी लोग बोल रहे होते हैं थैंक यू डीमन लॉर्ड। ये बोलता है जल्दी से जल्दी यहाँ से सभी के सभी निकलो। ये बोलता है आखिर तुम मेरे से बिट्रे करने की कैसे हिम्मत कर सकते हो? अब तुम फेस करोगे अपनी डेथ को और तुरंत अटैक करता है युवान पे। युवान बड़े से बड़े इमारत को आता है लेकिन युवान तुरंत पेट्रियार्च के सर पे हाथ रखता है और नैनो को बोलता है अभी शुरू करो। नैनो बोलता है ठीक है समझ गया और हम देखते हैं बिजली का शॉक बहुत जोर से पड़ता है जो पेट्रियार्च को और अपने दाहिने हाथ से उसके थंडर 100 मीटिंग पॉइंट पर बिजली जैसा झटका भेजना और बाहिने हाथ से अपनी इंटरनल एनर्जी सीधा उसके जेड मिला पॉइंट पर दूंगा। ये बोल के युवान काफी दे रहा होता है और हम देखते हैं उसका पेट्रिया जितना शांत हो जाता है, बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। युवान अपने मन में सोचता है अच्छा हुआ मैंने बोंग यूं बैंक के लाश को उसकी एनर्जी से रिसोर्स का रिप्लाई का जरिया एनालाइज करवा लिया। फिर हमारा फ्लैशबैक होता है जहाँ शर्मा बता रहा होता है ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई लेकिन आज मैं आप पर नजर रखता हूँ और ये कई बार चुप-चुप कर आपकी हिफाज़त भी की है, हमारे डिमोनिक लॉर्ड। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, उसने मुझे एक मोहरा की तरह नहीं देखा, बल्कि किसी ऐसे इंसान की तरह देखा जिसे वो बचाना चाहता था। नहीं, अब मुझे ये सच उसी के मुँह से सुनना होगा। चाहे जो भी हो, मैं सच सीधा उसी के से ही सुनूँगा। और इतना बोलते युवान गायब होता है और इसके सामने आता है, इसका गर्दन पकड़ता है और पूछता है उससे कि तुम कौन हो? हम देखते हैं उसका गर्दन बहुत ज़ोर से पकड़ा होता है युवान ने। क्या ये शिफ्ट क्लोन टेक्निक थी? ये लड़का कौन है? और ये कौन-सी मिस्टीरियस एनर्जी थी जो जिसने उसे की जो चार्ज होते हुए डिवाइन ब्लड रिवर्सल आर्ट को रोक दिया? तभी युवान पूछता है कि मैंने क्या पूछा कि तुम कौन हो? ये बोल रहा होता है हाँ, तुम करने क्या चाह रहे हो मेरे से? तभी दूसरा कोई आता है और बोलता है डिमोनिक लॉर्ड ये बोल यू है, चीफ स्वॉर्ड का है, स्वॉर्ड सेक्टर चीफ है। अच्छा तो क्रश स्वॉर्ड सेक्ट का। तभी युवान अपने मन में बोलता है वो स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर काम करने वाली 2 शैडो सेक्ट में से एक है। इस गद्दार को मिटा दो और इसके फॉलोवर्स सर का कलम कर दो। इस कल्ट में दोबारा ऑर्डर रिस्टोर करना होगा। यही बात तुमने डिस्टिन विल्सन से तो हमारे पेट्रिया से कही थी ना? क्या हुआ हैरान हो गए कि मैं तुम्हारी बात कैसे सुन सकता हूँ? गद्दारी का इल्जाम लगाने वाला तुम खुद और अब मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। ये नहीं हो सकता। वो मेरी डिस्टिन विल्सन सुन सकता है। ये ठीक नहीं है। एक भी गलत मूव हुआ और पूरा प्लान एक्सपोज हो जाएगा। मुझे जल्दी करनी होगी और बाकी सबको बताना होगा। जैसे ही बोलने जा रहा होता है युवान और गला टाइट पकड़ लेता है और बोलता है तुमने बोलने की हिम्मत कैसे की? फिर अपने मन में बोलता है साला मुझे शून्य शहर से बाहर निकलना होगा। हमारी प्लान फेल हो चुकी है वर्डन यू। तभी बोल रहा था नहीं अब कोई चॉइस नहीं है वर्डन यू। मिनर पेस्ट के साथ फाइट को डट के लिए तैयार हो जाओ। इस बीच हम यहाँ सबको संभाल लेंगे और फिर रिट्रीट करेंगे। हाइओन पाई हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद वो भी ब्लड रिवर्सल आर्ट का यूज करने वाला होता है। युवान बोल रहा था अच्छा तुम फिर से ये यूज करने वाले हो। फिर युवान उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है लेकिन युवान को दूर कर देता है और एक अटैक करने जा रहा होता है। युवान बोलता है क्या मैं उसका 100 मीटिंग पॉइंट और जेट वॉल्यूम पॉइंट सरपास कर दिया फिर भी वो अभी तक मूव कर सकता है? तभी युवान साइड हटता है उसके अटैक से और एक हाथ वापस से लाता है और उसको पकड़ता है और पीछे फेंक देता है। वो पीछे आता है तो युवान अपने मन में बोलता है ये अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज कर रहा है लेकिन इसकी आंखें लाल नहीं हो रही। क्या ये अपनी इंटरनल किसी अलग पाथ से फॉलो कर रहा है? हम सबके पास अपने अपने ट्रिक्स होते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे पेट्रियार्च और स्वॉर्ड सेक्ट को ट्रू डिवाइन ब्लड रिवर्सल आर्ट सिखा देती? बस एक ही डाउन साइड है, ये स्टेट सिर्फ लगभग 1 घंटे तक ही रहेगी। रुको हमारे डिमोनिक लॉर्ड क्या इसी वजह से अपने उस पर अटैक किया था? बाकी सब घेर लो उसको और उसको मारो। और फिर जैसे पास आ रहे होते हैं वो पंचे से मार के सभी को पीछे फेंक रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पे मारता है वहां पे मारता है, ये आता है पास में इसको ब्लॉक करने
करने के लिए, लेकिन उसका अटैक को ब्लॉक करता है और ये बोलता है क्या मैं एक पत्थर से लड़ रहा हूँ। तभी उसमें से जाता है युवान के पास और बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही घंटा और ये काफी है मेरे लिए तुमको मारने के लिए। तभी वो युवान पे अटैक करने जा रहा होता है, बाकी लोग बोल रहे होते हैं डिमोनिक लॉर्ड देखो। तभी युवान पे जैसे अटैक आने वाला होता है, युवान अपना समन करता है ब्लैक स्वॉर्ड, जैसे एक स्लाइस करता है और उसका हाथ काट देता है, नीचे फेंक देता है। वो हैरान हो जाता है इसको देख के और काफी जोर से चिल्लाता है। ये बोलता है कि मैंने अभी तुम्हारा एक ही हाथ काटा है, तो ज्यादा बच्चों वाली हरकत मत करो। ये बोलता है क्या हुआ, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, तुम यहाँ पे जिंदा रहोगे जब तक मैं चाहूँ। क्या तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो भागने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगा अपने एक ही हाथ से। फिर उसके दीवान पीछे मुड़ता है और उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और हम देखते हैं वो जमीन में पड़ जाता है और काफी चिल्ला रहा होता है कि कैसे वो इतना स्ट्रांग कैसे है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या यहाँ खत्म हो गया। चलो इतना टाइम काफी है, मैं अपने आप को मार देता हूँ सभी को ताकि सब कोई रिट्रीट कर सके। ये बोल रहा था हाउ पाई करके। डिमन लॉर्ड मैंने इसे पकड़ लिया जैसे आपने कहा था, मैं डिमोनिक लॉर्ड तुमको कमांड देता हूँ, कर्ज स्वॉर्ड सेट के सारे वॉरियर्स और बॉडीगार्ड को गिरा दो। अगर उनमें से कोई भी रेस्ट दिखाए तो तुम उन्हें मारने के लिए बिल्कुल फ्री हो। बाकी लोग यस बोल के चले जाते हैं मारने के लिए और लोग जा रहे होते हैं बहुत तेजी से और हम देखते हैं वहाँ पे सभी के सभी मारने के लिए रेडी होते हैं। अपना चीफ आता है और बोलता है मैं आशा करता हूँ कि तुम कोई रजिस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। साला मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वार्डन इतनी आसानी से दब जाएगा, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी ये लोग एक दूसरे से बोल रहे थे। ये बोलता है कि तुम लोग एक दूसरे से क्या बात करने की कोशिश कर रहे हो। तभी एकदम से अटैक करता है उसको और वो रोक लेता है। मैं यहाँ साइड संभाल लूंगा, तुम हेवनली डीमन को हैंडल करो। बाकी दूसरा बोलता है ठीक है और जा रहा होता है। मुझे किसी भी हाल में हेड रॉयल बॉडीगार्ड पर अटैक करना होगा और हेवनली डीमन को मारना ही होगा। इसी वक्त बिल्कुल डिफेंसलेस है वो। जैसे ही शर्मा पे अटैक करने जा रहा होता है, शर्मा अपने एनर्जी से उसको पीछे फेंक देता है, उसका अटैक को रोकता है और जाके पीछे टकरा जाता है। शर्मा बोलता है क्या तुम्हें मुझे कम समझा है क्या। तभी हम देखते हैं बाकी चीफ अपना काम कर रहे होते हैं। ये बोल रहा था हम ज्यादा कोशिश कर रहे थे, चलो इन लोगों को तो मैंने मार दिया। बाकी और लोग भी एक दूसरे को काट रहे होते हैं। हम देखते हैं ये लोग बोल रहे थे ये सारे के सारे सेक्ट लीडर आखिर हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है हमें कुछ पता नहीं। एक्टिंग हेवनली डीमन ने कहा है अगर सीरियस रेजिस्टेंस करे तो उन्हें मार देना ठीक है, इसी के लिए किसी भी तरह दया ना दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग बोल रहे थे ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। साला इतनी मेहनत से जो प्लान मैंने तैयार की थी वो इतनी पैथिक तरह से फेल हो जाएगी, ये सोचा भी नहीं था। अगर वो इनोए जैसे उस शख्स का मैसेज मिलता आ गया तो हमारे सेट का 100 ईयर ग्रैंड प्लान शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो ना बिलव्यू, वो शख्स मेरी जनरेशन में आखिरकार सामने आया ही गया, लेकिन जो ग्रैंड प्लान 3 जनरेशन से तैयार किया जा रहा था वो सब बेकार हो गया। फिर युवान से बोलता है तुम्हें लगता होगा ना कि ये तुम्हारी परफेक्ट विक्ट्री है, भले ही हम तुम्हें और बाकी बचे हुए एग्जीमिशन को मार नहीं पाए, लेकिन मैं तुम्हारे रॉयल बॉडीगार्ड्स को अपने साथ आफ्टर वर्ल्ड तक लेके जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है जो कैद में बंद लेफ्ट और राइट बॉडीगार्ड्स हैं कि देखकर कौन होगा, उस लास्ट सिग्नल के साथ उनकी मौत हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है। क्या बोल रहे हो तुम। हमारा देखते हैं समय जहाँ पे शुरू होता है हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का, जहाँ पे अंडरग्राउंड प्रिजन में हमारे लेफ्ट और रॉयल बॉडीगार्ड दोनों बैठे होते हैं। ये बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हेवनली डीमन ने सच में ऐसा कमांड दिया था। आखिर ये पर्सन है कौन, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है बाहर में। सिर्फ हम ही नहीं, यंग हेवनली डीमन का हेल्पर जो एल्डर्स हैं शायद उन्हें भी कैद कर लिया गया और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो इस वक्त सीरियस डेंजर में हो सकते हैं। तभी अपना ड्रंकेट बहुत ज्यादा पावर यूज करता है और बोलते हैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। रेड हेयर बोलता है वो काफी देर से अपने साइकिल गेट पॉइंट को ब्लॉक करने वाले लॉन्ग नीडल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है जो उसकी इंटरनल एनर्जी को सरपास कर रही है। लगता है ये काम इतना भी आसान नहीं है। तभी ड्रंकेट एक और बार कोशिश करता है। ये बोलता है कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। रेड हेयर बोलता है अरे तुम रॉयल बॉडी गार्ड हो, भगवान के लिए इतना सा बंद के रखने जाने पे थोड़ा एंडोरेंस भी नहीं रख सकते। तभी ड्रंकेट बोलता है अरे तुम रॉयल बॉडीगार्ड हो, भगवान के लिए इतना बंद के रख नहीं सकते हो, एंडोरेंस भी नहीं कर सकते। साले निर्दय, ऐसी सिचुएशन में तू अभी तक फाइट बैक की करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, ज्यादा बोल रहा है। तू जाके चुपचाप सो जा। अबे तू चुप, इन लोगों का तो ऐसे ही चलता रहेगा। चलो हम लोग और कहीं जाते हैं। तभी उनको एक सिग्नल मिलता है जिससे वो हंस के पीछे मुड़ते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। तभी पीछे से धमाका होता है और ये बोल रहे थे आखिर कौन है। तभी हम देखते हैं एक पंच मारता हुआ। ये बोल रहा था आखिर तुम। हम देखते हैं ये वोंगुल होता है अपना। तभी वोंगुल पे सभी के सभी अटैक करने आ रहे होते हैं। तभी कोई साइड से आता है और किक मार के सबको दूर करता है और हम देखते हैं ये होता है अपना बेग्गी। बाकी लोग बोल रहे होते हैं इन बाहरी इंसानों को पकड़ के जल्दी से जेल में डालो। बेग्गी बोल रहा होता है इन लोगों को अपना रियलाइज नहीं हो रहा है सिचुएशन के, इन लोग क्या हाल में है ना वोंगुल। वोंगुल बोलता है चलो ठीक है चलते हैं, हम लोग का हड्डी तोड़ देंगे। बेग बोलता है क्या तुम मेरे को ऑर्डर दे रहे हो।
तभी हमारा सीन युवान का होता है जो बोल रहा होता है, लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि 3 सेट एल्डर्स मेरा साथ दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? अब तुम्हें मेरी चिंता नहीं बल्कि अपनी चिंता करनी चाहिए। फिर अपने मन में बोलता है ये सब ऐसे नहीं चल सकता, वो सिर्फ इसीलिए मेरा जान बच रहा है क्योंकि उसे ये जानना है कि मेरे पीछे कौन गुनहगार है असली। जिंदा रहकर रोज रोज टॉर्चर सहने से अच्छा है मैं अपनी इंटरनल एनर्जी रिवर्स कर दूंगा, उससे जबरदस्ती एक्सप्लोड करूंगा और खुद अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा। यंग लॉर्ड, वो आदमी, लगता है तुम फिर से वही कोशिश कर रहे हो, ये सब बिल्कुल बेकार है। ज्यादा खुश मत हो जाना ये सोच के कि तुम इस करंट क्राइसिस से बाहर निकल जाओगे। ऐसी जगह भी एग्जिट करता है जहां हमारी सेट की पावर भी नहीं पहुंचती। उसके हाथों से रोशनी, मैंने पहले ही कह दिया था ये बिल्कुल बेकार है। इतना बोलते साथ ही युवान उसको जोर से बिजली का झटका दिखता है। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं उसका बिजली झटका खाने के बाद युवान उसको जोर से मारता है और उड़ जाता है वो, और बोलता है ये कैसे हुआ, मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ? युवान बोलता है आखिरकार ये वर्क तो किया। और युवान फिर बोलता है तो अभी अभी तुमने अपने सेट के बारे में क्या कहा था? ये सुन के ये शौक हो जाता है। हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे एल्डर्स लोग जा रहे होते हैं। लड़ाई सेटल होने के बाद फोर्थ एल्डर और जेंग वेंग और सिक्स्थ एल्डर मोंग होंग अपनी सारी फोर्स के साथ लेकर वेनेज स्वॉर्ड सेट के मिनर की तरफ निकल पड़े हैं। उन्हें लगा था कि इमरजेंसी सिचुएशन का फायदा उठाकर अंदर घुसते वक्त अगर स्टेट के सारे दरवाजे तोड़ दिए गए तो वेनेज स्वॉर्ड सेट के लिए भागना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तब तक वो लोग वहां पहुंच चुके थे। इस साइड में मौजूद वेनेज स्वॉर्ड सेट का मिनर पहले ही आग में जल चुका था। फिर हमारा सीन 3 दिन के बाद का होता है जहाँ शर्मा बोल रहा होता है भले ही वेनेज स्वॉर्ड सेट फायर डीमन स्प्रिंग में हो चुका लेकिन वहाँ कोई और सर्वाइवर नहीं मिला। ज्यादातर लाशें पूरी तरह जल चुकी थी, इसीलिए बस उनके निशान ही बचे थे। हम यह मान रहे हैं कि बाकी बचे हुए लोगों ने खुद अपनी जान ले ली। लगता है उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी ताकि कभी भी कोई रिमेनेंट ना बचे, सब कुछ मिटा दिया गया। यू बुलबुई और स्वॉर्ड डीमन की सेट की इन्वेस्टिगेशन कर ली गई है। लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड खुद ही पीयून और बीओ ब्लू से पहुंचकर लेकिन कोई खास नतीजा नहीं पहुंचा, और ऊपर से स्वॉर्ड डीमन सेट के अंदर जो लोग वेजिन स्वॉर्ड सेट रिलेटेड थे वो सब लाशों के रूप में मिले हैं। जिन लोगों के अंदर स्वॉर्ड डीमन सेट का खून बह रहा है उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके अंडर बैटल स्क्वाड उन्हें तोड़ दिया गया है और अब वो इनएक्टिवेट ड्यूटी पर हैं। और रॉयल हेड बॉडीगार्ड पवेलियन के वॉरियर्स में से भी 14 लोग वेनिस स्वॉर्ड सेट से निकले। रिकॉर्ड में तो सिर्फ 5 लोग थे लेकिन हाल ही में 9 लोग और ऐड हुए थे। तभी युवान को बाहर से कोई बोलता है हेवनली डीमन 11th एल्डर आपसे मिलने का चाहती है। तभी युवान बोलता है ठीक है उन्हें अंदर भेज दो। 11th एल्डर अपने युवान को ग्रीट करती है और बोलती है मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ रिपोर्ट करनी है। युवान बोलता है ठीक है तुम बोलो। हमारा शर्मा बोल रहा था अरे ये तो फिर से दूसरा स्किन मास्क यूज कर रही है। तभी एल्डर बोल रही होती है जब तुम हमारे कल्ट के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? क्या ये पुअर शूट के सिलसिले में है क्या? 3 दिन पहले जब हम वेनिस स्वॉर्ड सेट के स्क्वाड साथ हुई लड़ाई के सफाई के बाद तो हमें पता चला कि 3-4 लोगों की लाशें मिसिंग है, जिनमें से वेनिस स्वॉर्ड सेट का लीडर की और लाश भी शामिल थी। इसीलिए हमने प्री सेट स्वॉर्ड भेजी डार्कनेस सेट इंफॉर्मेशन नेटवर्क और करके फौजों ने प्रोविंस और जंक्शन प्रोविंस में सर्च शुरू की और आज ही हमें फौज प्रोविंस के नॉर्थर्न ब्रांच के एक लेटर मिला। क्या उन्होंने लाश मिली है क्या? हाँ उन्होंने उनके निशान ढूंढ लिए हैं, वहाँ ब्रांच से रिइंफोर्समेंट मांग रहे हैं और पुरसूट जारी रखी लेकिन पुरसूट के दौरान सब के सब गायब हो गए। मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगला टॉपिक कंटिन्यू करो। आपके ग्रेटनेस के लिए धन्यवाद जो मुझे माफ कर दिया गया। युवान फिर सीधा खड़ा होता है और बोलता है फुजोन प्रोविंस के नॉर्थ में वायु में विलेज उन्हें जियांजियांग प्रोविंस की तरह ही रुक किया होगा। एल्डर बोलती हाँ बिल्कुल हम भी यही सोच रहे हैं। तभी युवान अपने मन में सोचता है क्या मेरा अंदाजा सही था? मुरीम एलायंस के बैंक्वेट में रॉयल बॉडीगार्ड पवेलियन ही वाइन बोतल इंस्पेक्ट करने की जिम्मा संभाल रहे थे। इसका मतलब यह है कि वेनिस स्वॉर्ड सेक्ट। फिर युवान बोलता है इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि 6 गेट सेक्ट के सुप्रीम साइबर इनमें शामिल हो। हेड रॉयल बॉडीगार्ड तुमने कहा था कि वेंजेंस स्वॉर्ड सेक्ट एक ऐसी सेक्ट थी जिसे हमें लगभग 60 साल पहले बाहरी दुनिया से अपनाया था, सही है ना? तभी सर माँ बोलता है हाँ ये तब की बात है। सुप्रीम हेवनली डीमन अपने प्राइम में थे, उन्होंने हराया फिर हमारे कल्ट में कन्वर्ट किया और उन्हें हमारा हिस्सा बना दिया। तभी युवान अपने मन में सोचता मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने इतना लंबा इंतजार क्यों किया। सेक्ट गेस सेक्ट सुप्रीम साइबर मुरीम में सिर्फ एक ही महीने के लिए अपीयर हुआ था। उनके अपीयरेंस के बीच का टाइम गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ बोल रहा होता है ज्यादा खुश मत हो जाना ये सोच के कि तुम इस करंट क्राइसिस से बाहर निकल जाओगे। ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ हमारी सेक्ट की पावर भी नहीं पहुँचती। जब उनसे हमारी सेक्ट का
कहा, मुझे शक है कि वेनिस सोर्स सेक्ट की बात कर रहे थे। अपने बोलने पर मजबूर करने का तरीका होगा। तभी युवान को कुछ समझ आता है। शर्मा बोलता है, आखिर मैटर क्या है? तभी युवान बोलता है, हेड रेल बॉडीगार्ड, चलो रेडी हो जाओ, हमें डीमंस आर्ट को जाकर खुद देखना पड़ेगा। हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का सीन होता है, जहाँ इनर मेडिकल पवेलियन होता है, जहाँ पे पवेलियन मास्टर आता है, अपने युवान को रिस्पेक्ट शो करता है। युवान बोलता है, बहुत बढ़िया काम किया डिमोनिक फिजिकन। तभी डिवाइन फिजिकन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, आपको मैं फिजिकन के रूप में पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेडिकल टेक्निक कमजोर होने की वजह से ये एग्जैक्टली क्या हुआ है उसकी डिटेल निकालना मुश्किल हो गया है। मैं सजा के लायक हूँ। तभी हम देखते हैं युवान के फादर का सीन, जो सॉरी बोल रहा होता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, और उसकी माँ को भी सॉरी बोल रहा था। तभी युवान अपने मन में बोलता है, मैं उसकी सच्चाई और जो छुपा रहा है था उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन ये सब ऐसे हो जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। तभी युवान बोलता है, कृपया खुद को दोष मत दें, मैं आज किसी और वजह से यहाँ आया हूँ। क्या आपने बैंक्वेट हॉल में पहले ही जो ड्रग मिली थी उसका एनालिसिस कंप्लीट कर ली है? तभी युवान मुस्कुरा रहा होता है। तभी हम देखते हैं हॉल का सीन, जहाँ पे युवान आ रहा होता है, बाकी लोग उसको रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं। वाली सीट देखते हैं जहाँ ब्लैक सीट पड़ा होता है और बाकी के एल्डर सोच रहे होते हैं, इससे पहले सिचुएशन की वजह से हमने तुमसे हाथ मिलाया था और तुम्हें हेवनली डीमन माना था, लेकिन अब वो सब सेटल हो चुका है। तुम्हें ये तो नहीं लगा होगा कि हम बिना कुछ चाहे सिर्फ मदद ही देते रहेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर तुमसे पूरा फायदा जरूर निकालेंगे। तभी युवान मुस्कुरा रहा होता है और सीट को छूता है। एल्डर देख के थोड़ा हैरान रहता है। तभी युवान उधर बढ़ जाता है। तभी एल्डर बोलता है, हेवनली डीमन सीट तो। तभी देखते हैं हम दूसरा सीट तुरंत टूट जाता है और युवान बोलता है, यहाँ तो कोई और सीट नहीं है। तभी एल्डर सोच रहा होता है, क्या हो सकता है उसने अभी थ्रोन को छोटे वक्त अपनी एनर्जी को अंदर इंजेक्ट कर दी हो। कितना रिकलेस है। अभी के लिए ये यहाँ रुकते हैं। इस वक्त एल्डर को पोजीशन में रिवर्स करना सबसे टॉप प्रायोरिटी है। और तभी युवान को बोलता है, तो फिर अब मीटिंग शुरू करते हैं। पहला एजेंडा, रुको थर्ड एल्डर, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? एजेंडा की बात करने से पहले हेवनली डीमन की इन्ग्रेशन जर्नी की डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। क्या हेवनली डीमन बनने की ऑफिशियल रस्म? ग्रैंड गार्डियंस में इससे सहमत नहीं हूँ, ये हमारे एजेंडा के हिस्सा नहीं था। बिल्कुल सही, जो चीजें एजेंडा में थी नहीं उसे अचानक से डिस्कस करने कैसे सकते हैं? अभी भी देर नहीं हुई है। करंट हेवनली डीमन के होते में अपने के बाद एजुनेशन पर बात कर लेंगे। तीनों सेक्ट बाकी सेक्ट लीडर के रिएक्शन देख रहे हैं। कितना पैटिक सीन्स है। वो करंट हेवनली सीन से बिल्कुल अलग है, जो सिर्फ सुप्रीम हेवनली डीमन के कहने पर हेवनली डीमन बना था। इसने तो डिमोनिक आर्ट एकेडमी के टाइम से धीरे धीरे अपनी पावर और सपोर्ट खुद बिल्ड की है। दूसरी तरफ हम सिक्स ग्रेड सेक्ट का आधा हिस्सा खो चुके हैं। पॉइजन सेक्ट पूरी तरह खत्म हो चुका है और स्वॉर्ड सेक्ट और शैडो सेक्ट डिसेबल हो चुके हैं, जिनके मेंबर अलग अलग जगह पर बेकार हो गए हैं। तभी शर्मा बोलता है कि लगता है तुम तीनों को ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। तभी के एल्डर किसी और की तरफ देखता है, लेकिन वो अपना मुंह घुमा लेता है। फिर अपना एल्डर सोचता है मन में, कल रात एल्डर्स मीटिंग के बाद मो होंग को मनाना वाकई में मेहनत के लायक था। जब उसे पता चला कि यंग मास्टर चियोन ही एक्टिंग हेवनली डीमन है, ये काम इतना मुश्किल भी नहीं रहा। साला अगर ऐसा हो गया तो सीनियर एल्डर्स के बीच वोटिंग पावर में हम पीछे रह जाएंगे। क्या हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है कि छोटी सी सेक्ट पर भरोसा करें? क्या सेक्ट लीडर में कोई उनकी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता है? फिर कोई बोलता है हम तीनों भी एल्डर से सहमत है। फिर ये गुस्सा आ जाता है मन ही मन। तभी और लोग उठते हैं और बोलते हैं, हाँ हम भी सहमत हैं। तभी अपनी 11वीं एल्डर अपने मन में सोचती है, कितने बेवकूफ हैं। क्या तुम्हें लोगों को लगता है कि जब यहाँ एब्सोल्यूट अथॉरिटी वाला एक्टिंग हेवनली डीमन मौजूद है तो तब तुम्हारी पहले जैसी इन्फ्लुएंस बची हुई है? तभी थर्ड एल्डर को पता चल जाता है कि उसका कोई भी रास्ता नहीं बचा है और फिर अपने युवान से बोलता है, हेवनली डीमन हमारे कल्ट में प्रॉपर ड्यू प्रोसेस होता है। अब जब हमें पता चल चुका है कि करंट हेवनली डीमन दुश्मनों की चालों की वजह से इम्पैक्ट हो गया है, तो ये सही होगा कि हम उनके होश में आने से इंतजार करें, उसके बाद ही ऑफिशियल शुभारंभ आगे बढ़ाएंगे। तो वो करंट हेवनली डीमन को पकड़ के रखा चाह रहा है, लेकिन एबनॉर्मल लड़ाई के ज्यादा खींच पे हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। एक्टिंग हेवनली डीमन भी काफी ज्यादा नाराज होगा। डिमोनिक फिजिकल के कहने के करंट हेवनली डीमन की कंडीशन बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम तीनों को क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जब हमें ये नहीं पता कि सिक्स मार्शल आर्टिस्ट सेट के सुप्रीम साइबर कब हमारे टेरिटरी पर इन्वेलेट करेंगे, तो हमें हेवनली डीमन की पोजीशन कहीं खाली नहीं छोड़नी चाहिए। सही बोला ना मैंने? ये तो मेरी बात को और स्ट्रॉन्ग करता है। अगर डेमनली फिजिकन करंट हेवनली डीमन को ठीक नहीं कर पा रहे तो जरूरत पड़े तो हमें डिवाइन फिजिकन से मदद लेने होंगे और उनका रिकवर होने के बाद सारे प्रोडक्ट्स फॉलो करेंगे। हमारे लीडर भी अभी करंटली हेवन डीमन नहीं है। अगर हम हेवनली डीमन की पोजीशन छोड़ें कि प्रोड्यूसर की इग्नोर नहीं कर सकते, तो फिर ग्रैंड पवेलियन मीटिंग रखने का कोई मतलब ही नहीं बचा।
क्या ये लोग इतनी सिचुएशन में भी अपने फायदे छोड़ने के तैयार नहीं हैं? लगता है वो सिर्फ अपना टाइम खरीद के कोशिश कर रहे हैं ताकि 3 सेट को जो पुरानी इन्फ्लुएंस थी उसको वापस रिकवर करा जा सके। तभी थर्ड ईयर बोलता है कि मैं अब इजाजत लेता हूँ, करंट हेवनली डीमन के ठीक होने तक मैं किसी भी ग्रैंड पवेलियन मीटिंग में शामिल नहीं हूँ। तभी शर्मा उन लोग को रोकता है और बोलता है कि तुम क्या लगता है कि तुम यहाँ पे जा सकते हो यहाँ से? तभी युवान जवाब देता है, ये तो एक्चुअली ज़्यादा बेहतर ही होगा क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमारे दुश्मन कौन है और कौन अलायंस है। तभी हमारा रात के 9 बजे का सीन होता है इनर बैंक्वेट हॉल पवेलियन में। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उन्होंने पहले ही खुद कांटेक्ट किया और हमें नेगोशिएशन के लिए इनवाइट किया। एल्डर वू, आपकी स्ट्रेटेजी काम कर गई। ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि हमारे से ज़्यादा रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। सब कुछ इतने स्मूथली चल रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये ट्रैप ना हो। शायद ये ट्रैप नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है, कहीं वो और पीना, हाँ थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, नुकसान कर सकता है। थोड़ा लेट हो गया हूँ, माफ़ करना। तभी युवान को सब कोई ग्रीट कर रहे होते हैं और बोलते हैं, इतना शानदार फर्श तैयार कराने के लिए हम हमेशा से आपका आभारी रहेंगे। तभी युवान उन लोगों को चाय ऑफर करता है और सब के सब चाय पीते हैं। युवान को देख के बोलते हैं, शायद लगता है कि इसमें कुछ फूड में कोई गड़बड़ नहीं है, चलो इस बैंक्वेट को एंजॉय करा जाए। तभी दूसरा एल्डर बोल रहा होता है, हमें सबसे पहले फर्स्ट से थर्ड एल्डर की पोजीशन लेनी होगी जो अभी खाली पड़ी है, क्योंकि ये पोजीशन से कल्ट के मिलिट्री और इंटरनल अफेयर कंट्रोल होते हैं, इसीलिए ये पोजीशन लेना बहुत जरूरी है। सोचो तो 6 एल्डर विजिट इंटरेस्ट हमें तीनों में बांट रहेंगे, ये एक्चुअली ज्यादा बेहतर है। और हेवनली डीमन की पोजीशन पिछले 100 सालों से शेडो सेक्ट के स्वॉर्ड सेक्ट और ने मोनोपोली कर ली थी, वो भी हो सकता है कि अगला चलकर हमारे डिसेंडेंट के हाथ आ जाए। लगता है वो हमारी फाइटिंग फोर्स को लेकर सच में चिंतित हुआ है। आखिर उसने इतनी मेहनत करके इतना लग्जरियस खाना जो तैयार करवाया है। तभी हम देखते हैं कोई मीट काट रहा होता है, बाकी लोग बोर होते हैं, लगता है ये मीट तो काफी फ्रेश लग रहा है, मैं इसे टेस्ट करे बिना नहीं रह सकता। एडलर हंसता है और बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा फ्रेश थोड़ा पहले तैयार किया होता तो मजा आ जाता। ठीक है, चलो नेगोशिएशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या तुम लोग को एक डिलीशियस ट्राई करना चाहोगे? ये डिलीशियस, ये वो चीज है जो मैंने ज्यादा टाइम पहले नहीं खाई थी। ये बेजिंग की काफी फेमस डिश है और क्योंकि तुम सब यहाँ फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ तुम सबको वो डिलीशियस ट्रीट के तौर पर खिलाऊं। तभी युवान जो मीट को काट रहा होता है उसके पास कान में कुछ बोलता है और अपना चाकू लेके तैयार होता है। तभी हम देखते हैं कुछ निकालता है वो और उसको काट के एकदम स्क्वायर में कर देता है। ये एल्डर बोल रहे होते, क्या ये हमें एकदम रॉ मीट परोस रहा है? तभी युवान बोलता है, क्यों नहीं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, सैलेड और अपने कुछ भी बनाया होता है उस पर डीप करके, और ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, इसको मैंने ही तैयार किया है। तभी एक एल्डर बोल रहा होता है, मैं इसे रुक नहीं सकता, मैं जरूर खाऊंगा। तभी दूसरा एल्डर बोल रहा होता है, आखिर ये साला है क्या एल्डर? तभी वो रो मीट को एकदम डुबा के फिर उसके बाद खाता है और बोलता है, इसका टेस्ट वाकई में अच्छा है। तभी दूसरा एल्डर बोल रहा होता है, ये वाकई में एक डिलीशियस है, मुझे लगा था टेस्ट थोड़ा जेमनी होगा, लेकिन एक्सपेक्ट था काफी बेटर निकला, ये मेरे पसंद का नहीं है। अब जब तुम लोगों ने डिलीशियस एंजॉय कर लिया है तो चलो नेगोशिएशन आगे बढ़ाते हैं। समझ गया, आखिरकार एल्डर वो, मुझे नहीं पता कि वो कितना झुकेंगे, लेकिन हमें जितना हो सके उतना निकालना होगा। इससे पहले हम तुम सबको अपनी कंडीशन बताना चाहता हूँ। क्या कंडीशन? तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? नेगोशिएशन का मतलब यही होता है ना कि दोनों तरफ की डिमांड को मैच किया जाए। समझ गया, आगे बढ़ो। पहली कंडीशन, अब तक जो कस्टम तौर पर चलता आ रहा है सेक्ट सिस्टम, उसे पूरी तरह से वैनिश कर दूंगा। माय लॉर्ड, आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी बात खत्म नहीं किया हूँ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। दूसरी कंडीशन, जो एग्जिस्ट एल्डर सिस्टम है उसे फिर से स्ट्रॉन्ग के रूल पर रिजर्व किया जाएगा, मतलब एल्डर की रैंक उनकी ताकत के हिसाब से डिसाइड होगी। तभी ये सुन के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी युवान थर्ड कंडीशन बताता है, और तीसरी कंडीशन, हमारे कल्ट के हर सेट सिर्फ एक ही तरीके पे रैंक पे सीखेंगे और कोई भी कॉम्बैट ग्रुप अलाउ नहीं होगा। अभी जो एग्जिस्टिंग कॉम्बैट ग्रुप है तुम लोगों के पास है, वो सब हमारे कल्ट के अंदर चलने वाली मेन तौर पर के अंदर मर्ज किए जाएंगे। ये सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है और टेबल पटक देता है। तभी शर्मा आता है और उसके गर्दन पे स्वॉर्ड लग देता है। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो फ्रेंडली नेगोशिएशन के लिए अपनी कंडीशन बता रहा हूँ, इसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट बोलते हैं। तुम तो सीधा हमारे दुश्मन बनने की बात कर रहे हो। तुम सबको दुश्मन बनाने के लिए मेन इनर फॉरेस्ट के स्पेशल गेस्ट रूम के बजाय इसे ओपन जगह में मिलना चॉइस किया। मैं सारे गार्ड्स और गार्डियंस को हटा दिया और सिर्फ अपने सर्वेंट और गार्डियन के साथ आया है। क्या तुम्हें लगता है ये कंडीशन रिस्पॉन्सिबली है? जो कंडीशन तुमने अपनी बताई हो उसे हमारी तीनों सेट की सारी पावर छीन ली जाएगी। माय लॉर्ड, हमारी सारी फाइटिंग फोर्स अभी इनर फोर्टिंग के बिहेवियर पे वेट कर रही है। तुम्हें क्या पता है ना? हाँ पता है, क्योंकि नेगोशिएशन से पहले तुम्हारी रिक्वेस्ट की थी।
वो फाइटिंग फोर्स हमारे कल्ट की टोटल फाइटिंग पावर का 20% है। अगर उन सब को खो देते हैं तो 6 मार्शल आर्ट सेट सुप्रीम साइबर को कंट्रोल में रखना पाओगे। और आउटर मुस्लिम अलायंस और आउटर मुस्लिम अलायंस तक जिक्र ही किया। एल्डर बुथ, तुम्हें लॉर्ड को धमकी देने की हिम्मत कैसे की ही? तमी वन बोलता है, लगता है जैसे मैंने सोचा था, तुम लोगों से शांति से अच्छे से तरीके से बात करना मुश्किल है। तभी युवान बोलता है कि सब के सब झुक जाओ। तभी सबके सब झुक जाते हैं और उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। एक एल्डर बोल रहा होता है, मेरा हार्ट इतना पेन क्यों कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी कोर कहाँ गई और मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी दूसरे एल्डर बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी तीनों के तीनों झुके होते हैं और बोलते हैं, आखिर इतना दर्द क्यों हो रहा है, इस दर्द की वजह से मुझे झुकना पड़ रहा है। तभी युवान को बोलता है, आखिर तुमने हमारे साथ क्या किया है? तभी युवान बताता है कि ये गू पॉइजन है, ये तुम जैसे लोगों के लिए परफेक्ट पॉइजन है जिनके दिमाग घुटने पर नहीं होता। क्या गुई पॉइजन? बिल्कुल, जो मीट तुम लोगों को खाई थी मैंने उसमें गू पॉइजन खिला दिया था और जहर को उसके दिल में सेटल होने दिया। एल्डर जा, क्या हुआ? लगता है जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो तुम्हें अपनी इंटरनल एनर्जी पॉइजन निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कोई ऐसा पॉइजन नहीं है जो आसानी से निकल जाए। ये गू पॉइजन फाउंडिंग हेवनली डीमन ने खुद बनाया था। इसे सिर्फ हेवनली डीमन की एनर्जी ही कंट्रोल कर सकती है। अगर तुम लोग मेरी कंट्रोल तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये मुझे धमकाओगे तो ये तुरंत मौत बहुत दर्दनाक होगी। क्या फाउंडिंग हेवनली डीमन गू पॉइजन, उसने हमें फंसा लिया? ठीक है, फिर अपनी चौथी कंडीशन बताओ। हाँ, चौथी कंडीशन ये, मैं चाहता हूँ कि तुम सबको अपने अंडर लेने के बदले मुझे ऑफरिंग मिलनी चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है चेंबर ऑफ द लॉर्ड, जहाँ युवान अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि एल्डर्स होने के नाते उम्मीद थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्ट होगी। लगता है उन्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी है। एल्डर जा को अपने किसी रिलेटिव का खून बहाने का जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हिडन सेक्ट लेडी के जैले पहले ही मर चुकी है। लेकिन अगर बात यहाँ तक आ गई है तो अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं चाहता तो अभी के अभी सबको मार देता, लेकिन कल्ट के करंट फाइटिंग फोर्स को देखते हुए सबसे बेहतर तरीका है कि गू पॉइजन से उन्हें कंट्रोल किया जाए और तीन सेट की फाइटिंग फोर्स को तोड़ दिया जाए। क्या पहले के लॉर्ड्स को भी ऐसे ही बातें सोचनी पड़ती होगी? अगर फाइटिंग फोर्स कम हो जाने के डर से अंदर ही दुश्मन को खत्म नहीं किया जा सकता तो फिर सिर्फ एक ही जवाब बचता है, मुझे अपने कल्ट की फाइटिंग फोर्स के इतनी स्ट्रांग बनानी होगी कि इन जैसे लोगों की जरूरत ही ना पड़े। मैं नए मार्शल आर्टिस्ट तैयार करूंगा और सबको पुरगे कर दूंगा। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी युवान को कोई आवाज दे रहा होता है, माय लॉर्ड, आपके फॉर्मूले रुपए पहनने का टाइम हो चुका है। युवान बोलता है, अच्छा तो ये तो बहुत जल्दी टाइम आ गया, मैं भी आता ही हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हेवनली डीमन इनर फ्लोरेंट का, जहाँ पे पवेलियन पे तैयारी हो रहा होता है अपने युवान के लिए। सब कोई बेचैन होते हैं अपने युवान को देखने के लिए, बोल रहे होते हैं कि मैंने नए नूमर सुना है, चलो मुझे पास से देखने दो, ये फलाना ढिमकाना। तभी एक ढोल बजाता है जोर से और बोल रहा होता है, चलो अपने सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। तभी वोंग बोल रहा होता है, सोचा तो वो मेरे लीक से सीधा कल्ट के अंदर बन गया होगा, इस बात से मैंने सच में काफी टच हूँ। तुम सही कह रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब डिमोनिक आर्ट एकेडमी में यंग लॉर्ड्स की फाइट हुई थी। लेकिन हॉबैंग के लिए काफी अनफॉर्चुनेट है, वो सबसे इन्विटेड क्रॉनिक का बिल्कुल पास देखना चाहता था। जब हमारे लीग की मतलब तैयारी किया जाएगा उनको राजा बनाने के लिए, तो दूर से देखना पड़ रहा है, इसलिए काफी उदास होगा वो। खैर क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छे लोग ही उन्हें देख सकते हैं इस स्टेज पे। वो जरूरी बहुत दुखी होगा क्योंकि वो हमारे लॉर्ड के बहुत चहीता था। चलो, सेरेमनी शुरू होने वाला है। तभी उन लोग देखते हैं ये कौन है, लगता है मैंने इसी इंसान को पहले कभी देखा है। और ये इंसान होता है अपना हॉबिंग, जिसको देख के ये लोग हैरान होते हैं। ये बोल रहा होता है, इससे अजीब बात और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तुमने सही बोला। तभी फिर ढोल बजा रहे होते एक लोग, हमारे सर में आ रहे होते हैं अपने हेवनली डीमन को अर्जुन लेने के लिए। तभी बोल रहा होता है कि हेवनली डीमन में 1000 साल से पहले भी ऐसा हो चुका है, हमारे नए हेवनली डीमन आने वाले हैं। सर मैं स्टेज में चढ़ के सबको चिल्ला के बोलता है, ग्रेट हेवनली डिवाइन डिवाइन कल्ट की फॉलोअर्स, हेवनली डिवाइन की अथॉरिटी का स्वागत करो। हेवनली डिवाइन डिवाइन कलर्ड हेवनली डिवाइन हजारों साल तक जिंदा रहे। ये लोग अपना अपना बकलोलीपन कर रहे होते हैं। द ग्रेटेस्ट हेवनली डिवाइन कलर्ड। हम अपना सिंधु शिफ्ट करते हैं जहाँ पे अपना युवान आ रहा होता है एकदम सज धज के, एकदम हीरो बन के राजा की तरह। उसके फॉलोअर्स उसको देख रहे होते हैं। बाकी लोग अपने मन में बोल रहे होते हैं, अच्छा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स मेरे लॉर्ड। फिर उसके बाद हम देखते हैं मून भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स कर रही होती है और बोलती है, मैं तो यकीन नहीं कर पा रही कि आप यंग लॉर्ड हैं करके। फिर युवान उसकी तरफ देख रहा होता है, अपना ड्रंकेट बोल रहा है, कल्ट लीडर मेरा डिसाइपल है, समझ में आया? रेड हेयर को जलन हो रहा होता है, बोलता है, अबे तू मेरे से मत पंगा ले। फिर उसके बाद हमारे सभी एल्डर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवान आगे आगे चल रहा होता है। युवान ऊपर चलता है और अपने मन में बोलता है, मॉम, मैंने उस पावर को आखिरकार हासिल कर दिया। मैंने सभी कल्प्रेट्स को उनकी मौत को सजा दे दिया और मैं इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं जहां पे मैं इस ऑर्डर को चेंज करके रहूंगा, ये सिस्टम को चेंज करूंगा। तभी युवान आगे आता है और बोलता है, मतलब युवान नहीं बोलता, भीड़ बोलती है लॉर्ड लॉर्ड करके। तभी शर्मा आगे आके बताता है, च्योन यून जो 24 कल डीमन लॉर्ड बनने जा रहा है, हेवनली डीमन की अथॉरिटी स्वीकार करो। युवान तुरंत झुक जाता है और बोलता है,
मैं ग्रीट करता हूँ हेवनली डिवाइन कल्ट के खून से पैदा हुए चियोन का। मेरा नाम युवान है। हेवनली डिवाइन की अथॉरिटी को मैं स्वीकार करता हूँ। तभी शर्मा बोलता है चलो मशाल को युवान को दे दो। बोलता है ठीक है। फिर अपना युवान मन में सोचता है हाउ बेंग मेरा फर्स्ट सबोर्डिनेट था और ये सबसे ज़्यादा मेरे पर ट्रस्ट करता था किसी भी सिचुएशन पे। अपना हॉबिंग काफ़ी शर्माते शर्माते बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन्स कल्ट लीडर, मैं आपका ये मूवमेंट कभी नहीं भूल पाऊंगा। युवान उसको पकड़ता है और बोलता है हाँ मेरा भी कहना यही है। तभी अपना हॉबैंग रोने लग जाता है। तभी युवान आता है और मशाल जलाता है। वाओ, ये कौन सा पोकेमोन का फायर है भाई। तभी फायर आगे बढ़ता है और अपना युवान बोल रहा होता है मैं अपनी ज़िंदगी स्केट फ्लेम को आभार करता हूँ और ज़िंदगी ये मौत के अलावा कोई नहीं रखता। मैं जिस रास्ते पर चलूँगा वो रास्ते पर रोशनी फैलाऊँगा और सारी खुशी गमों को छोड़ दूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी का सेक्रेट फ्लेम को आभारता हूँ और ज़िंदगी का मौत से कोई लगाव नहीं रखता। मैं अपने रास्ते पर रोशनी फैलाऊँगा। यही बकर बकर कर रहे होते हैं, अपने आप को रिपीट मार रहे होते हैं। मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो चिंता के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं हेवनली डिवाइन की अथॉरिटी के नाम पर। मैं युवान चैन जो करंट लॉर्ड यंग लॉर्ड है उसे हेवनली डिवाइन का टाइटल देता हूँ। 24 ऑफ कल्ट लीडर युवान, क्राउन को स्वीकार करो। तभी युवान अपने मन में बोल रहा होता है मैं किसी आम इंसान की प्रेजेंस महसूस हो रही है जो मार्शल आर्टिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी वो अपना आँख खोलता है और सामने होता है उसका बॉडीगार्ड जंग जो कि उसको बधाई दे रहा था कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं जरूर श्योर हूँ कि तुम्हारी मॉम तुम्हें इस हालत में दिख के बहुत खुश होती। तभी युवान गले लगा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा है जंग, मेरे सुपरडिनेट प्रेजेंट में जो भी हैं तुम सभी का शुक्रिया। तभी युवान सामने आता है अपना ब्लैक डीमन स्वॉर्ड को समन करने के लिए। तभी बाकी लोग उस तरफ देख रहे होते हैं, हमें सभी का सीन दिखाया जाता है। युवान अपना स्वॉर्ड ऊपर करके दिखाता है जी के बाकी लोग चिल्लाने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं हेवनली डीमन 1000 of years के बाद आखिरकार आ गए हैं। तभी हमारा बताया जा रहा होता है इसी तरह सेकेंड जनरेशन का हेवनली डीमन 24 ऑफ कल्ट और लीडर का जन्म होगा। ये सब बताते बेर के हिस्ट्री सेक्ट ने रिकॉर्ड की जो फ्यूचर में करंटल प्लान्स मूरिम के सब इवेंट लिखने वाले सेक्ट है। ये वो दिन है जब हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट में डीमन गॉड को उठाया गया। ठंडी सर्दी गुजर गई और 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में बसंत आ गया। वक्त तेजी से बीत रहा था और युवान चैन को कल्ट लीडर बनाने के बाद 3 महीने हो चुके थे। इस दौरान हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के अंदर काफ़ी सारे बदलाव आए। पहला बदलाव ये कि हर सेट के सिर्फ एक ही ट्रुप रखी जाएंगी और बाकी सारी फाइटिंग फोर्स सीधा कल्ट के अंदर होगी। कुछ लोगों ने विरोध किया लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया क्योंकि अब सबकी स्ट्रेंथ बराबर होने वाली थी। जिंदगी का उसूल है सर्वाइवल ऑफ द फिस्ट, इसीलिए स्किल और स्ट्रेंथ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके स्पीच के मुताबिक हर सेट जो सेट लीडर होगा उसे अपने रैंक के हिसाब से ये तो के रूप में मिलेगा कि एक स्क्वाड है। इसका मतलब ये है कि छोटी सेट को भी मौका मिलेगा और साथ ही बड़ी हाई रैंकिंग सेट को भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि छोटी सेट उन्हें पकड़ ना ले। स्ट्रेंथ और फोकस सिर्फ सेट के ही तक लिमिट नहीं थे। कल लीडर की करंट में 2 महीने बीत चुके थे। एक बड़ा मौका आया क्योंकि नए एल्डर्स चूज होने वाले थे। एक ही टूर्नामेंट था जो सिर्फ नए एल्डर सेलेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग एल्डर की रैंकिंग डिसाइड करने के लिए भी रखा गया था। इस टूर्नामेंट में प्रैक्टिकल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थी अल्टीमेट सुप्रीम पीक तक पहुंचना। नॉर्मली एवोल्यूशन लेवल तक पहुंचना एल्डर बनने के लिए ज़रूरी होता था, लेकिन पहले टूर्नामेंट में नए एवोल्यूशन लेवल मार्शल मास्टर मिलना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए रिक्वायरमेंट थोड़ी कम कर दी गई। और ये टूर्नामेंट सिर्फ कल्ट के लोगों के लिए नहीं था। टोटल 45 लोग रिक्वायरमेंट में मीट कर गए, रजिस्टर हुए, जिनमें से 32 लोग ने पार्लियामेंट क्लियर कर लिया। काफ़ी मार्शल आर्टिस्ट ऐसे भी थे जब छुपे हुए थे और उनमें सबसे पहला था मूंग मू जो ड्रीम शॉर्ट सेट का लीडर मूंग होंग का बड़ा बेटा था। सब लोग शौक में आ गए थे क्योंकि एक ही सेट में 2 एवोल्यूशन मार्शल मास्टर निकले। मूंग होंग ने खुद डिमोनिक आर्ट्स एकेडमी के लास्ट बैच के स्टूडेंट में सबसे टैलेंटेड साबित किया और उसने गुजहन प्रोविन के सॉर्टन फ्रंट में 5 साल तक जंग लड़ी जहां अक्सर बैटल होती रही। लड़ाई के दौरान बार बार जिंदगी और मौत के मोड़ पे गुजरने पे अपनी मार्शल आर्टिस्ट में एलिमेंट मिली। दूसरा फैक्ट हेवनली पोजन ईस्टर्न ब्रांच का लीडर हुआंग दावन था, वो जिसने ट्रू एवोल्यूशन लेवल हासिल कर ली थी। असल में कल्ट के ही मेंबर थे लेकिन बैटलफील्ड से ज़्यादा प्यार होने की वजह से हेवनली प्रोविंस चला गया। आउटर्स मोडिंग्स अलायंस के साथ बाद जब फोर्थ लाइन शांत हो गई तो उसका इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन कहा जाता है 6 मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट सुप्रीम साइबर के फेरेंस ने उसका इंटरेस्ट फिर से जगा दिया। और तीसरा आखिर व्यक्ति है जिसे ग्रैंड गार्डियन खुद रिकमेंड किया। माय लॉर्ड, कृपया हिस्टोरिक स्वॉर्ड सेट का सीयू डोंग को एक मौका दीजिए जिसे 15 साल के लिए हमने आइसलैंड पर बैनिश कर दिया गया था। 15 साल के लिए बैनिश? वो क्यों? वो ऐसा आदमी था जिसे ज्यादातर एल्डर्स जानते हैं। हिस्टोरिक स्वॉर्ड सेट असल में हमारे कल्ट का इतिहास रिकॉर्ड करने वाली सेक्ट है, लेकिन स्वॉर्ड सेक्ट बार बार हिस्ट्री रिकॉर्ड में दखल देती रही। आखिरकार वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी पूरी सेट के साथ रात को उन पर एम्बुश कर दिया गया।
और एम्बुश फेल हो गया क्योंकि शैडो सेक्ट ने उनकी सेक्ट में पहले से ही स्पाई भेजा रखा था। शैडो सेक्ट के लीडर को एम्बुश का पता चल गया और बिना लड़ाई के अपने लोगों को बचाने के लिए उसने कल्ट लीडर पवेलियन को रिपोर्ट कर दी। सियोडोंग कल्ट के लिए बहुत वफादार था क्योंकि हिस्टोरी लिखने वाली जिम्मेदारी उसी के पास दी गई थी, इसीलिए उसे गार्डियन पवेलियन के वॉरियर के सामने तुरंत सरेंडर कर दिया। सिक्स ग्रेट सेक्ट ने उसका कलम करने का डिमांड किया, लेकिन सुप्रीम लॉर्ड ने जानबूझकर उसकी मार्शल आर्टिस्ट ट्रिपल नहीं की और हाइन आइलैंड में भेनिस कर दिया गया ताकि फ्यूचर में सिक्स ग्रेट सेक्ट ने निपटाने के लिए उसे अपनी तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, मैं कल्ट लीडर के तौर पर अपनी अथॉरिटी को यूज करके उसको वेनिस हटा देता हूँ। तुरंत गार्डियन पेविलियन को ऑर्डर दो और उसे मैसेज भेजो। और इसी तरह 15 साल तक कल्ट लीडर के ऑर्डर का इंतजार करने के बाद सियोडोंग आखिरकार मेन कल्ट में वापस आ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर की नई लहरें पुरानी लहरों को हटा देती है। सेकंड लॉर्ड के जन्म के साथ हेवनली डिवाइन कल्ट के लिए नया युग शुरू हो गया। एल्डर पोजीशन के लिए टूर्नामेंट हुआ और सारी रैंकिंग पूरी तरह से बदल गई। शैडो सेक्ट और स्वॉर्ड सेक्ट गायब हो गए। साइबर सेक्ट का लीडर वू चियोंग, जिससे लगता था कि उसका कोई मैच ही नहीं है, सेकंड राउंड में ही हार गया और अपर रैंक तक पहुंच भी नहीं पाया। हिस्टोरिकल स्वॉर्ड सेक्ट के सियोडोंग ने यूहुआ को हरा दिया, जिसे स्वॉर्ड डीमन की 24 डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक सीखी थी और फर्स्ट एल्डर की पोजीशन हासिल कर ली। 15 साल की बेनिस के दौरान सियोडोंग ने लगातार अपनी मार्शल आर्टिस्ट को घिसा और इम्प्रूव किया और आखिरकार अल्टीमेट इवोल्यूशन पीक तक पहुंच गया। और हमारी रैंकिंग दिखाया जाता है। सेकंड एल्डर डिमोनिक लोटस स्वॉर्ड सेट का यू मुनवा, थर्ड एल्डर डिमोनिक ड्रैगन पाम सेट का मुन युआन, फोर्थ एल्डर नॉर्थन सन मार्शल सेट का यंग डनवा और फिफ्थ एल्डर साइबर सेट का बू चिलियोंग, सिक्स्थ एल्डर ड्रीम स्वॉर्ड सेट का मुंगमो, सेवन सीक्रेट पटम वन ई जो भी है, एट एल्डर ड्रीम स्वॉर्ड का, नाइन्थ एल्डर वॉरियर डन सेट का, 10th एल्डर हिडन सेट का, 11th एल्डर साउंड सेट का, अब बाकी मैं नहीं बोल सकता। और 9 गेट सेट के गू छियोंग को 12th एल्डर चुना गया क्योंकि एवोल्यूशन लेवल तक ना पहुंचने के वजह उसने काफी एक्सेलेंट रिजल्ट दिखाया। 500 सालों में पहली बार एक बहुत बड़ा बदलाव आया। टूर्नामेंट मीटिंग में च्यून यून ने एक शॉकिंग प्रपोजल रखा कि हर साल 5 साल में टूर्नामेंट जारी किया जाएगा, एल्डर्स की रैंकिंग बदल दी जाएगी। इसे करंट एल्डर्स को लगातार खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा और साथ ही बाकी सेट को भी ये मैसेज मिला कि एक दिन वो भी एग्जिट बन सकते हैं। यह कंपटीशन सिस्टम सिर्फ एल्डर तक ही नहीं लिमिट था, और भी ज़्यादा इनर फोर्स गार्डियन ट्रेन गए और 6 स्वॉर्ड ट्रूप में बट गए। गार्डियन पवेलियन के अंडर जो 6 स्वॉर्ड थे उन्हें आपस में कॉम्पीट करना पड़ा। भले ही 6 स्वॉर्ड ट्रूप के ज़्यादा वॉरियर वो जिन्युअन युआन डिमोनिक एकेडमी में टाइम अपनाया था, लेकिन गार्डियन पवेलियन के लीडर ऐसे व्यक्ति था जिसे सारे 6 स्वॉर्ड ने मिलकर चूज किया गया। वो था हॉन जेंग, जो डिमोनिक आर्ट्स एकेडमी का फॉर्मर मार्शल आर्टिस्ट इंट्रूडर रह चुका है। कल्ट के ज्यादातर एरियाज में बदलाव आए, लेकिन गार्डियन पवेलियन में एक ही हिस्सा जगह जो बिल्कुल नहीं बदली। इसका रीजन यह था कि फाउंडिंग हेवनली डिमन के टाइम से ही इस ट्रेडिशन को कभी तोड़ा ही नहीं गया और 3 महीने के अंदर 6 मार्शल आर्टिस्ट के सुप्रीम साइबर सेक्ट के साथ एक भयंकर फाइट हुई। न्यूज आई कि 6 मार्शल आर्ट्स के सुप्रीम साइबर ने फौजों और जिंगशुंग प्रोविंस के बॉर्डर पर अपनी फोर्स इकट्ठा कर ली है। इसीलिए फर्स्ट एल्डर और फिफ्थ और 10th और 11th के साथ लेकर उनके खिलाफ लड़ने के निकल गए, लेकिन जिस फाइट में बहुत बड़ी होने की उम्मीद थी वो काफ़ी छोटी निकली। डार्कन सेक्ट की इंफॉर्मेशन मुताबिक 6 मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट के सुप्रीम साइबर अभी भी बिल्कुल डिफेंस कर बंद कर ली, इसीलिए फिलहाल किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट उम्मीद में नहीं है। इमरजेंसी केस में 4 एल्डर्स ने डिसाइड किया कि वो नॉर्थन सिचुएशन में रहेंगे और सिचुएशन पर नजर रखेंगे। इस बार 6 मार्शल आर्ट के सुप्रीम साइबर हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित हुए। ये परफेक्ट मौका है कि हम अभी कल्ट के अंदर मौजूद 3 सेट की फोर्स को तोड़कर अलग अलग कर दें। एक और महीना ऑटोबक्स मुरियम एलायंस के अनोय ने एलायंस एल्डर के लेटर डिलीवरी किया था। वो लेटर नए कल्ट के लीडर के गद्दी संभालने पर बधाई देने के लिए था और साथ ही मुरियम टूर्नामेंट में डिले की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जिसे डिमोनिक कल्ट को पैट्रियाज करने का इन्विटेशन मिला था। और नए साल के शुरू में होने वाले अभी मुरियम एलायंस ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन लीक होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता है 6 मार्शल आर्ट्स सेट के सुप्रीम साइबर ने उनके अलायंस के अंदर भी स्पाई बैठा रखा है, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल सिचुएशन होगी। हमारे कल्ट के मुताबिक उनके अलायंस में बहुत ज़्यादा सेक्ट नहीं है, इसीलिए स्पाइस को निकालना काफ़ी हार्ड है। इन सब के अलावा च्यून यून डिमोनिक फिजिकन से कहा था कि 6 मार्शल आर्ट 6 सुप्रीम साइबर के सुपीस में जो ड्रग्स उसे यूज़ करते वैसे ही ड्रग्स बनाए जाएं, ताकि यू बुलवे की पीयूएन को सच में बुलवाया जा सके। ओपियम पॉपी मिलने पे टाइम पे लग गया, इसीलिए प्लान डिले हो गया। और भले ही डिमोनिक फिजिकन और कहीं भी फिजिकन से सुप्रीम लॉर्ड चिवन योंग जेन के 1 महीने के ज़्यादातर ट्रीटमेंट किया, लेकिन अभी तक कोई नया नतीजा नहीं मिला। होश में आ जाएंगे, इसलिए चिवन योन ने लास्ट ऑप्शन के तौर पर डिवाइन फिजिकन को बुलाने का सोचा। हमारी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के सिर्फ इतना बड़ा पाया गया कि डिवाइन फिजिकन की जेट प्लिकेन के किस जगह पे जानी होगी, लेकिन वो जगह होबी प्रोविंस की एवनेट स्वॉर्ड वैली होगी, जो
वार्डिंग सेट में जेकल क्लेन के टेरिटरी में आती है। ये काफी ट्रिकी सिचुएशन है, भले ही हमें ऑटर प्लस मुरीम एलायंस के साथ एलायंस बना ली हो, लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि डिवाइन फिजिकन मर्दों के अलावा हर किसी को ठीक कर सकती है, इसीलिए मुरीम एलायंस के अंदर भी बहुत लोग होंगे जो उसे जेट प्लीग के पहचने को होंगे। तो कैसा रहेगा अगर हम थोड़े से एलाइट लोग को चुपके से भेजें? थोड़े से एलाइट, मैं ऐसे मार्शल मास्टर भेजने की बात कर रहा हूँ जो बेहतरी दुनिया को बिल्कुल अननोन नहीं है। और इसी तरह सेकंड एल्डर यू मुनवा के 6 वॉट को हांग शोंग और बेग गी को टेम्पररी स्पेशल डिस्पैच स्क्वाड में ट्रांसफर कर दिया गया। यून मुआ को रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि वो नॉर्मली सेकंड एल्डर के तौर पर काम करते वक्त बजुगा जैसे दिखने वाले हम ह्यूमन फेस मास्क यूज करती है, और साथ ही डार्कनेस सेट के एक ही एजेंट को कभी भी ऑर्डर फॉर फैक्शन मेटोरिटी में स्पाई के तौर पर भेजा जाता है, वो भी उनके गाइड बन जाएंगे, उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। कल्ट के लीडर पवेलियन ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन होता है, जहाँ पे अपना वांग फाइटिंग कर रहा होता है अपने युवान से, बाकी लोग भी आते हैं अपने युवान को शॉट लगा रहे होते हैं। ये बोल रही थी मून की बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अपना शर्मा देख रहा होता है हमारे लॉर्ड तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, लेकिन उनकी जो टेक्निक है वो कुछ ज़्यादा ही यूनिक है और कुछ सिंपल नहीं लग रहा है। इनकी इंटरनल एनर्जी इतनी ज़्यादा सस्पिशियस क्यों है? इनका हर एक मूवमेंट एकदम फास्ट है। अब मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद अपना वांग बोल रहा था वेट वेट, क्या ये सच में ये मेरा अपॉर्चुनिटी, मुझे अभी अटैक करना चाहिए। और युवान पे जैसे अटैक कर रहा होता है तुरंत युवान उसके रीढ़ की हड्डी पर मार के तोड़ता है, बेचारे को मार के सीधा फेंकता है और अपने दूसरे बंदे के ऊपर गिरता है। दूसरा बंदा चपटा बन जाता है और बोल रहा होता है ये इनकी आखिर कौन सी पावर एनर्जी है जो इतने ज़्यादा टाइम पास में इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, और ये आखिर कौन सा मार्शल आर्ट यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ पता समझ में नहीं आ रहा। और ये अपनी इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा फिजिक्स से टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तभी हम दिखाते हैं, बोल रहा होता है मैं अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना सीख गया हूँ प्रॉपर्ली। नैनो बता रहा होता है मार्शल आर्टिस्ट को यूज़ करे बॉक्सिंग वाला टेक्निक यूज़ कर रहा होता है, जिसको 75% ये कंप्लीट कर चुका होता है। युवान बोल रहा था ये को अच्छा आइडिया ही है नैनो, तुम रियलाइज करो कि मेरा ब्लड रिवर्सल डिवाइन आर्ट कैसे यूज़ हो सकता है मेरे बॉडी में। मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा, मुझे वीक नहीं रहना, क्योंकि मेरे अपोनेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो मुझे अपना स्ट्रांगनेस को बढ़ाना होगा। क्या पता कौन मेरे से हायर लेवल भी हो सकता है। तभी वंग बोल रहा होता है चेक क्या तुम ठीक हो? बोल रहा होता है फिर अपने युवान मुझे तुमने ज़्यादा तो दर्द नहीं पहुँचाया? वॉन्ग बोल रहा था ठीक है चलेगा इतना भी, वैसे आप बहुत बार हमें डिफीट कर चुके हैं, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। युवान बोल रहा था हाँ लगता है मैं बहुत समय से मिस्टिकल रेवन में हूँ। क्या मिस्टिकल? हाँ, मैं हर रात मेडिटेट के थ्रू एलाइनमेंट पाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई एहसास भी नहीं हो रहा। शायद मुझे इसे लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कल्ट लीडर। क्या एल्डर हवा? हाँ कल्ट लीडर। हॉबी प्रोविंस में मौजूद डार्कनेस सेट के एक मेंबर हमें मैसेज भेजा था। हॉबी प्रोविंस का क्या हुआ? डिवाइन फिजिकन को ढूंढ लिए के लिए भेजा गया स्पाई स्पेशली डिस्पैच स्क्वाड एबनॉन स्वॉर्ड वैली में लापता हो गए हैं। हमारा 10 दिन का पहले का सीन होता है। जब तुम उस जंगल को क्लोज कर लोगे तो वैली सामने आ जाएगी। मुझे थैंक करने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें बता दिया कि मरने के लिए कहाँ जाना है। मैं पहले ही वार्न किया था कि फॉग के टाइम उस वैली में जाना सीधा मौत बुलाने के बराबर है। तभी उसके टीम बोल रहे होते हैं चलो लेट्स गो। फिर अपना बेगी बोल रहा था हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं जहाँ पे एबडोनियल स्वॉर्ड वैली आ रहा होता है और नो एंट्री का साइन लिखा होता है। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर आगे बढ़े जा रहे हैं मुझे तलवारों की एनर्जी जैसे रिस्पॉन्स ज़्यादा महसूस हो रही है। क्या हमें उसी रिसोर्स को फॉलो करें? यहाँ से मैं लीड करती हूँ। ठीक है मैं समझ गई। तभी ये लोग जा रहे होते हैं, तभी इंडियन एल्डर को कुछ महसूस होता है, जहाँ पे वो शौक होकर तुरंत अपना स्वॉर्ड निकालती है और सामने देखती है। तभी हमारे 20 दिन का बाद का सीन होता है येलो लीवर के पास में, जहाँ पे अपने बोल बोल रही होती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। क्या बड़ा है जी? फिर अपना हॉबिंग बोल रहा था ये येलो रिवर है। ओ येलो रिवर को बड़ा बोल रही थी। तभी हमारे साथ में दिखाया जा रहा था हेवनली डिवाइन कल्ट का चौथा एल्डर योंग का, और बोलता है ये तो मेरा पहला मिशन है, जो कि मैं एल्डर भी बन चुका हूँ। अब ये मिशन को कैसे करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ग्रैंड गार्डियन को ही करना पड़ेगा। मालिक जैसे ही हम येलो रिवर क्रॉस करेंगे हम आउटर मोरियम फॉन्सन में टेरिटरी में आ जाएंगे। तुम हमें फेस मास्क यूज़ करने रहे हो, इसीलिए लोग शायद तुम्हें पहचान ना पाए, लेकिन फिर भी खतरा हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। अगर हम नीचे जाएंगे तो वहां से एक फेरी मिलेगी, क्योंकि वहां काफी लोग जमा रहते हैं, हमें जल्दी करनी होगी। माई लीग मैं जिंदगी में पहली बार बोट पर चल रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी चल रही हूँ। 6 वॉट के ट्रूप के सबसे लोग साथ आने चाहते थे, लेकिन अफसोस वहां नहीं आ पाए। मजबूरी है क्योंकि हमें सिक्योरिटी मूव करना पड़ेगा, खासकर गो वोंग को जैसे बड़े साइज वाले आदमी के लिए वो जरूरी अटेंट खींच लेता। वो सोच के कि गु वोंग काफी ऑनिक्स रेजिस्ट लग रहा है, क्या बेगी को लेकर इतना वियर्ड है? वार्डन मुंह, तुम्हें पता नहीं है कि हम क्या नहीं पता। बाद में हमें पता चल जाएगा कि दोनों ही काफी नेवी हैं, लेकिन ये सिचुएशन वाकई में यूनिक है। सोचो हाओ बेंग ग्रैंड पवेलियन का लीडर हो जंक्शन का एड बन गया। एक सेंस में वो 6 वॉट के ट्रूप के वार्डन से भी हाई रैंकिंग में है।
अल्टीमेट पीक को कोई वीक लेवल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कल्ट लीडर नॉर्मली स्ट्रेंथ के बेस पर लोगों को चूज करता है, खासकर जब उसने 10 दिन तक रेस्ट भी नहीं की। लगातार कल्ट लीडर को देखभाल करता रहा। वार्डन मू अभी ह्यूमन फेस पहनी हुई है, लेकिन इतनी खूबसूरत है कि एक मुल्क को बराबर कर दे, और ऊपर से उसकी मार्शल आर्ट स्किल लाजवाब है जो उसके 6 ट्रूप में नंबर 2 पर रैंक लाने लायक है। लेकिन इन सबसे ज्यादा शॉकिंग अभी भी कल्ट लीडर है, हमारे कल्ट के इतिहास के दूसरे हेवनली डीमन। ये सोचना भी मुश्किल है कि वो अभी 20 साल के भी नहीं है, फिर भी उसने 6 ग्रेट सेट को आधा हिस्सा डिसबैंड कर दिया गया और 2 बार कल्ट को क्राइसिस से बचा लिया। उसकी मार्शल पावर मुझसे भी काफी ज्यादा है। अच्छा है कि इस बार मैं उसकी असली वैल्यू अपनी आंखों से देख पाऊंगा। नदी क्रॉस करके चियोन यून उसकी टीम होबिंग पहचानी गई। बीच बीच में घोड़ों बदलते गए, लगातार 5 दिन तक बिना रुके सफर किए। खुशकिस्मती से कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि यंग डेन पहले से ही हेवन प्रोविंस को नॉर्थन साइड के ब्रांच मैनेजर रह चुके थे। नॉर्थन हेवेली प्रोविंस एवन स्वॉर्ड वैली के पास। हमारा एल्डर बोल रहा है लगता है बारिश जल्दी आने वाला है। हाउबिंग बोल रहा है मेरे लॉर्ड चलो वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। माय लॉर्ड मुझे लगता है आज हमें इसी दुकान पे रुकना पड़ेगा, कल सुबह जल्दी फिर से मूव करेंगे। ये पहाड़ी पीक क्रॉस करने का काफी थॉट लग रहा है। कहते हैं कि एब्रम स्वॉर्ड वैली उन पे पहाड़ों के बीच में है। वैसे भी एल्डर युआन बेगी और होंग शोंग की मार्शल पावर देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से किसी के हारेंगे। मैं तुम लोगों को जल्दी ढूंढ लूंगा, प्लीज सेफ रहना है, ये युवान बोल रहा होता है। तभी हमें होटल के अंदर का सीन दिखा रहा होता है जहाँ अम्मू बोल रही होती है कि ये कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा है, चलो ठीक है चलो देखते हैं अंदर। जैसे अपने एल्डर जा रहे होते हैं अंदर, तभी अपने मन में सोच रहा होता है और गाली देता है, हम मोटरबाइक मार्शल आर्टिस्ट से जितना सके बचकर इतनी दूर तक आ गए, लेकिन सोचा तो सही था यहीं पर वोंग सेट का टॉयजेट से भी सामना हो जाएगा। वाह क्या सीन है। चलो ठीक है फिर हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा, इस बार तो देरी नहीं होगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना कि इस बार देरी हो गया। अगली बार से देरी नहीं होगा। तब तक के लिए बताओ, लाइक कमेंट करूँ और मेरे को सपोर्ट करूँ।